सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्किल्स डे मनाया जा रहा है, जिसका फोकस ऐसी स्किल्स फराहम करना है जो नौजवानों के लिए एक बावकार जिंदगी को यकीनी बनाए, जो सिर्फ एम्पावरमेंट से ही मुमकिन है, क्योंकि एम्पावरमेंट से ही नौजवानों में क़यादत करने, इनोवेशन लाने और अपनी सोसाइटी में पायदार तब्दीली लाने की सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं। इसलिए आज सबको इस बात का अहद करना है कि हम नौजवानों को ना सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वो फराहम करेंगे, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजीज़ को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने का आर्ट भी सिखाएंगे, ताकि वो एक पुरअमन, इंक्लूसिव और पायदार दुनिया के मेहमान बन सके। मेरे आज के मेहमान ऐसी दो शख्सियात हैं जो अपनी स्किल्स डेवलपमेंट, लगातार मेहनत और लगन की वजह से कामयाब एंटरप्रेन्योर्स बनकर सामने आए हैं, जो ना सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी उनकी कंट्रीब्यूशन काबिल कदर है। मेरे पहले मेहमान सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने ख्वाबों की तकमील के लिए बरतानिया गए, डिशवॉशर के तौर पर जॉब का आगाज़ किया, फिर तरक्की करते करते शेफ़ बने और आज बरतानिया के एक बड़े हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के ओनर हैं। अपने ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज की बदौलत कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। मेरे साथ मौजूद सुलेमान रज़ा, जो 1 मिलियन मील्स हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के ओनर और कश्मीर प्रीमियर लीग में भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनकी टीम है। और जबकि मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी ब्रिटिश बिजनेस टाइकून हैं, जिनके बिजनेस वेंचर्स 11 मुल्कों में फैले हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने विजन 2030 भी एक लॉन्च किया, मुल्क की इकॉनमी को इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उसके इमेज को बेटर करने के लिए काम करना है। मेरे साथ आज मौजूद हैं सुलेमान रज़ा साहब, यूके बेस्ड बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस टाइकून बन चुके हैं, और शकील अहमद मीर साहब भी बिजनेस टाइकून हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये दोनों यंगस्टर्स जो आपको मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, ये दोनों जो लोग हैं, इनका मैं ये तफसील से तो ज़रा अभी बात होगी, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई है और अपने साथ हज़ारों लोगों को जो है वो उनकी लाइफ भी बनाई है, उनको भी अकोमोडेट किया है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, और साथ में इनके पास विज़न है कि कहाँ तक जो है वो ये लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और यूथ और यंगस्टर्स के लिए क्या इसमें सारा मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी सुलेमान रज़ा साहब एंड शकील अहमद मीर साहब। I'll start with you, सुलेमान साहब, आप एक सक्सेस स्टोरी हैं। देखिए, जब आप 18 साल के थे, तो मैं ज़रा अपने व्यूअर्स को बताऊं, तो आप यूके गए और आपने ऑड जॉब से अपने काम का आगाज़ किया, और ऑड जॉब्स से काम का आगाज़ करने वाले अमूमन ये समझते हैं कि हम यहीं ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपने फिर एक सक्सेस अचीव की, एक टारगेट्स अपने जो सेट किए थे वो अचीव किए। उस वक्त आपके जहन में क्या था, किन हालात का सामना था, चैलेंजेस क्या थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे? अपनी ज़रा सक्सेस स्टोरी जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं, एक रीकैप दें उस यूथ को, उस यंगस्टर को जो अगर पढ़ लिख कर भी डिसअपॉइंट हो रहा होता है या स्किल्स के बावजूद डिसअपॉइंट हो रहा होता है। आई विल स्टार्ट विद यू, गो अहेड। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, सबसे पहले आपने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया। सो बेसिकली मैं ईयर 2000 में 18 साल की उम्र में, जिस तरह बाकी बच्चे और नौजवान अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में निकल रहे हैं आजकल भी, उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात को देखते हुए यही सोचा कि बैरून मुल्क जाकर एक अच्छा फ्यूचर हासिल किया जाए। तो जब मैं 18 साल की उम्र में यहाँ पहुँचा तो हालात आज से बहुत मुख्तलिफ थे। 25 साल आलमोस्ट हो चुके हैं, तो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से नहीं मिलती थी, स्पेशली ब्राउन फेस लोगों के लिए। तो फिर जॉब ढूंढना शुरू की। ख्वाब तो बहुत ज़्यादा थे दिमाग में कि हम जाएंगे यूके में, रातों रात लाइफ बदल जाएगी, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स मिली। और शुरू में मुझे सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब मिल गई। तो काफ़ी फैमिली की तरफ से और इधर उधर से लोगों ने कहा, यार ये कौन सी जॉब आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे नज़र आ गया था कि यहाँ पर अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो जितने भी
कोई छोटी से छोटी भी जॉब मिलेगी तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगा और पीछे नहीं हटूँगा। तो बस फिर वहाँ पर कोई 2-3 साल मुझे किचन में हेल्पर की जॉब मिली रही, होता रहा, शेफ़ का काम भी सीखता रहा और बड़ी लॉन्ग ड्यूटी होती थी, 12 से 14 घंटे रोज़ाना काम करना, 7 डेज़ काम करना, इतनी आमदन भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि मकसद आगे बढ़ना था तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने पहले शुरू में 2 साल तक छुट्टी नहीं की काम से। हालांकि मुझे छुट्टी देते भी थे हमारे जो बॉस थे, लेकिन मैं कहता था यार मुझे एक दिन एक्स्ट्रा कर लूँगा तो थोड़ा से मेरे एक्स्ट्रा पैसे भी बन जाएंगे और फारग बैठ के करना क्या है, मेरा यहाँ पर आने का मकसद है आगे बढ़ना। तो मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे फोकस रखूँ। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया। कुछ अरसे के बाद हमने अपना पहला रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं सीख चुका था खाना बनाना और रेस्टोरेंट को मैनेज करना। तो वहाँ से फिर हमने अपना पहला रेस्टोरेंट बनाया स्पाइस विलेज के नाम से। फिर कुछ अरसे बाद उसकी हमने चेन बना ली रेस्टोरेंट्स की, साउथ में बनाया, ईस्ट लंदन में बनाया और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आउटडोर केटरिंग के बिज़नेस में आ गए, इवेंट मैनेजमेंट के बिज़नेस में आ गए और वहाँ से अल्लाह ताला ने काफ़ी हाथ पकड़ा। फिर हमने आगे चल के अपने होटल्स का बिज़नेस भी स्टार्ट किया। ग्रैंड सफ़ायर के नाम से हमने लंदन का लार्जेस्ट बैंक्वेटिंग वेन्यू बनाया 2016 में। और फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए, जिनमें हमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है वहाँ का स्पाइस विलेज को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जितने भी मुसलमान इवेंट होते हैं वो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फिर कुछ रॉयल फैमिली के इवेंट्स मिलना शुरू हो गए, रॉयल पैलेसेस में जाके भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। अभी रिसेंटली हमने पहली दफ़ा विंडसर कासल में रमज़ान के महीने में बहुत बड़ी इफ्तार का बंदोबस्त किया, जो कि पिछले 1000 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। और हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि बेहसियत पाकिस्तानी और मुसलमान भी हम वहाँ जाकर केटरिंग कर सके। और इसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली और भी वेंचर्स साथ साथ चलते रहे। कुछ प्रॉपर्टीज़ में बिज़नेस किया और फोकस एक ही चीज़ पे रखा कि यहाँ पर आने का मकसद, अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क आने का मकसद आगे बढ़ना है। ठीक। और 25 साल तारीख में जो मेरी हिस्ट्री है उससे मुझे नज़र आया किसी भी शॉर्टकट के ज़रिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर होता तो इतने सालों में हमें ज़रूर कहीं ना कहीं से नज़र आ जाता। तो बस इसी तरह की जर्नी है जी हमारी। बिल्कुल। इन 25 सालों में ये तमाम जो आप अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं, पहले दिन सोच रखा था कि टारगेट्स अचीव करने हैं, या फिर एक सिंपल टर्म यूज़ होती है ना कि whatever life throws at you, embrace it। तो क्या आप चैलेंजेस तैयार थे हर तरह के एक्सेप्ट करने के लिए, या सोचा हुआ था कि मैंने इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में इतना आगे जाना है और ये सब कुछ करना है? क्योंकि माइंड सेट का सारा गेम है। अगर आपका ब्रेन प्रिपेयर है, कन्विंस है कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो शायद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या क्या सोच रखा था यहाँ तक पहुँचने के लिए और मैं आगे क्या सोचता हूँ। सो आपने माइंड मेकअप किया हुआ था या फिर हालात के साथ चलते चले गए? बस देखिए, 18 साल की उम्र में एक बच्चे के दिमाग में शायद इतने बड़े प्लान्स नहीं होते हरगिज़, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी मेरे दिमाग में आते हुए जब भी मैं पाकिस्तान से निकल रहा था कि आगे बढ़ना है और उसके लिए कुछ भी करना है। क्योंकि ग्रोइंग अप फैमिली के अंदर हम अपने मुल्क के हालात, अपने घर के हालात देख रहे थे और उससे एक आपके अंदर एक हंगर पैदा हो जाती है कि आपने आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। और दो कॉन्सेप्ट आपके बेसिकली सुलेमान साहब क्लियर थे, एक हार्ड वर्क करना है और अपनी ज़िंदगी यहाँ नहीं रखनी, इससे आगे ले जानी है, और कहाँ ले जानी है वो फिर वक्त फैसला करता है और आपका खुदा फैसला करता है। अच्छा, मैं ज़रा शकील साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर कैसे बने, आपकी स्टोरी, और इस मकाम पर कैसे पहुँचे सारे प्रोसेस से, और पाकिस्तान और जो एक फॉरेन कंट्रीज़ का डिफरेंस है वो क्या है? जो लोग कहते हैं यार बस बाहर जाके अब अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकता, इसको ज़रा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। बस साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया और दिस इज़ ए ड्रीम कम ट्रू कि हम नौजवानों के बारे में आज उनका स्पेशल डे भी है, स्किल्स के लिहाज से उस पर बात कर सकें। बाकी मेरी स्टोरी सलमान साहब से कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन उसके दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ पे आपने बात की कि क्या
ज़िंदगी में डिसीजन किया कि किस लेवल पे पहुंचना और फिर उसके लिए क्या किया। तो यूईटी लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और वहाँ मास्टर्स के लिए मैं भी यूके में आया, मैं स्कॉटलैंड गया, वहाँ से मतलब 2 साल लगाए। और जो आपको छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ती हैं, कभी सिक्योरिटी की, कभी किसी शॉप पे, कभी किसी होटल पे, वो करनी पड़ी। फीसेस अपनी जो सारी फ़ीस हैं वो पूरी करनी थी। लेकिन अल्लाह ने करम किया तो एक अच्छी कंपनी में मेरी जॉब हो गई, जिसमें 2-3 साल के अंदर मैं एक डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया। तो मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आई, देखें उस लिहाज से जब मैंने पाकिस्तान से फैसला किया था कि मैं जाऊंगा, और उस वक्त जो ख्वाब था यही था कि एक अच्छी नौकरी हो, बीवी बच्चे हों, घर हो, कार हो, फैमिली अच्छे तरीके से गुजारा कर रही हो, तो वो टारगेट था। वो टारगेट जब अचीव हो गया तो फिर भी रेस्टलेस था, यानी समझ नहीं आ रही थी कि अभी भी क्या हो रहा है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मेरी मीटिंग थी लंदन के अंदर, वहाँ जैसा हमारे भाई ने फरमाया कि ब्राउन स्किन का कोई थोड़ा सा इशू होता है, तो ये आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है कि वहाँ एक मीटिंग के दौरान जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम आया, और पाकिस्तान का नाम आते ही सारी डिस्कशन है वो एक किस्म की नेगेटिव हो गई, और टेररिज्म पे बात हो रही है और क्या क्या मसले मसाइल हैं वहाँ पे बात होती है। वहाँ एक दिल में चुभा, तो मैंने कहा यार ये प्रूव करना है कि ये पाकिस्तानी भी कोई शय होते हैं। I can completely understand what you are saying because even top celebrities have been facing this issue. उनको दुनिया भर में जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ थे उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ा, और वो तमाम लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनकी तो फिर दुनिया पे एक और अजीब ही तूफान आया होता है इन तमाम चीज़ों से। बिल्कुल ऐसे। और वहाँ पे मैंने एक पूरी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी है, मतलब मैं पीएचडी भी कर रहा था एट द सेम टाइम, और मैंने अपने आप पे रिसर्च की कि मैं चाहता क्या हूँ, ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ, विच टुक लाइक फ्यू ईयर्स। लेकिन जब मुझे समझ आई, नेक्स्ट डे मैं गया, एक डायरेक्टर लेवल की जॉब थी, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया और डिसाइड किया आज के बाद मैं किसी और के लिए काम नहीं करूँगा, अपना काम करूँगा। देन वो स्ट्रगल आती है कि उसमें मेरे पहले 7 बिजनेसेस फेल हुए, 8वां बिजनेस था, मैं रोड पे आ गया। यानी 7 बिजनेसेस फेल हुए आपके? बिल्कुल 7 बिजनेसेस फेल हुए, 8वां बिजनेस जाके कामयाब हुआ, और 8वां बिजनेस था जिसने मुझे $10 मिलियन बना के दिया। और वहाँ से फिर दिमाग खुल गया। और जो मेरा बड़ा मेजर्ड एक लाइफ है कि जब मैंने वो रिज़ाइन किया तो मैंने एक पर्ची लिखी थी जो आज भी मेरे वॉलेट में सेव है कि 2030 तक मैंने ये चीज़ें हासिल करनी है, दुनिया के जो टॉप 10 लोग हैं बिज़नेस के लिहाज से उनमें मैंने आना। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। जब पहला बिज़नेस कामयाब हुआ उसके बाद अल्लाह ने ये करम किया कि मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे फिर राय भी मांगते हैं, बिज़नेस के लिहाज से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। सो 5 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड आप करें, अल्हम्दुलिल्लाह मीर ग्रुप का ओनर हूँ, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, 11 कंट्रीज़ हैं, यानी 11 मुल्कों में हमारी कंपनीज़ हैं। और इस साल इंशाल्लाह हम $1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक पूरा जर्नी है। और नौजवानों की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में 2 चीज़ें मैंने इससे सीखी हैं कि एक तो यार डिसीजन ये करना कि करना क्या है, मेरा लेवल क्या है, यानी चैन नहीं होता। आप देखें नौजवानों में कितनी एनर्जी होती है लेकिन बेचारों को डायरेक्शन नहीं होती कि मैंने कहाँ पहुँचना। तो एक डिसाइड कर लो कि $1,000 कमाना, $10,000 कमाना, मैंने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जो जिस एंगल से भी, यानी पैसे के लिहाज से या चैरिटी के लिहाज से टारगेट बना लो कि मैंने ये अचीव करना है। सेकंड, अल्लाह ताला की ज़ात देती बहुत है लेकिन टेस्ट भी करती है। तो अगर आप उसमें कामयाब हो जाओ, लगे रहो, मेहनत करो। अपना बताया, रोड पे आ गया और मैंने कहा कि सारे कह रहे थे घर वाले कि यार अच्छी खासी जॉब छोड़ रहे हो, तो वो मेहनत आप करते रहो तो फिर इतना छप्पड़ फाड़ के मिलता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा अपना लेसन, एक तो क्लियर टारगेट हो, सेकंड आपने मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं आनी, और थर्ड लोगों के लिए कुछ करो। यानी मेरा अल्लाह ताला की ज़ात ने जब मेरे पे करम किया, वो $10 मिलियन तो एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो इतनी ज़्यादा आमदन और बिजनेसेस मैंने लोगों को साथ मिलाना शुरू कर दिया, और ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को। ऐसी उसमें ज़बरदस्त स्टोरीज निकली हैं कि यू विल बी अमेज्ड टू लिसन टू द स्टोरीज। बिल्कुल, हमारा थोड़ा वक्त कम होता है लेकिन आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी जो उसके बाद भी सक्सेस स्टोरीज थी। ये डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आपकी डिस्कशन को मैं ज़रा कैरी फॉरवर्ड करूंगा और सलमान साहब आपके पास आऊंगा, और यही सवाल बाद में मैं आपके पास भी लेके आऊंगा। शकील साहब, मुझे पहले सलमान साहब आप ये बताएं, फेलियर कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए? जिस तरह ये बात की है इन्होंने कि मेरे 7 बिजनेसेस फेल हुए हैं और 8 सक्सेसफुल हुआ है। यूजुअली लोग गिव अप कर जाते हैं, 1 2 3 के बाद कहते हैं ऊपर आसमान की तरफ देख के, अल्लाह मियाँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि अल्लाह मियाँ
आपको जहाँ ले जा रहे होते हैं आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, डेस्टिनी आपकी डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रही होती है। सो कितना इंपॉर्टेंट है फेलियर सक्सेसफुल बनने के लिए? मैं इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मोटिवेशनल टॉक्स भी कर चुका हूँ। रिसेंटली मैंने TEDx टॉक में भी इसी टॉपिक के ऊपर बात की कि जो फेलियर है ना, ये ग्रोथ का स्टेप फॉरवर्ड होता है। और हमारा एक टास्क है स्पेशली नौजवानों का कि अगर आपका कोई एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए, सबसे पहले तो आपको डर होता है कि मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, और अगर कुछ हो गया जो मेरे पास जमा पूंजी वो भी डूब जाएगी तो क्या होगा। हाँ। तो फेलियर जो होता है ये आपका ग्रोथ का पहला स्टेप है। जितनी दफा भी आप फेल होंगे उतनी दफा आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप हार्ड वर्क एंड फेलियर इज की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? 100% जी, 100%। और इससे so the complete sentence is hard work and failure. Hard work is not the only word. एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं एक और चीज शेयर करूंगा, वो है माइंडसेट। माइंडसेट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेजी या वीक लोग होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने स्टार्ट कैसे करना है। और जो सक्सेसफुल माइंडसेट होता है उनका होता है कि उनसे स्टॉप नहीं करने होता, उन्होंने बस आगे बढ़ना होता है। दे कांट स्टॉप देमसेल्फ। तो अगर आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं ना कि आपका खौफ नहीं खत्म हो रहा, आपने आगे कैसे बढ़ना है, सबसे पहले तो आगे कदम रखना है। और अगर आप सोचे कि रास्ता खुला मिलेगा तो फिर रास्ता कभी भी खुला नहीं मिलेगा। और पहले आप आगे बढ़ने के लिए कदम रखते हैं तो चीजें खुलती हैं। और जब तक फेलियर होगा आप सीखेंगे और अगली दफा अपनी गलतियों को बेस्ट करेंगे। मैंने बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन को देखा है ड्रॉप होते हुए, लेकिन वो फिर उसी शिद्दत से बाहर खड़े हुए। जैसे शकील साहब ने बताया 7 दफा बिजनेस फेल हो और अब 8वां बिजनेस माशाल्लाह $1 बिलियन के पास पहुंच रहा है। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल कि अगर फेलियर के ऊपर अगर ये डर जाते तो फिर ये वापस अपनी जॉब पे जाके खड़े हो जाते। सो इसका मतलब ये है कि सक्सेस कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट है कि आपने कामयाब होना है, आप कामयाब हैं। खुदा ने जिन लोगों को इस दुनिया में भेजा है उन्हें कामयाब होने के लिए भेजा। ये आपका माइंडसेट है या ये आपकी अपनी अप्रोच है कि जिस वजह से आप वो टारगेट्स अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि आप गिव अप जल्दी कर जाते हैं। खुदा, मेरा तो मानना ये कि हम ज़ाहिर है हम जितने लोग इस दुनिया में हैं, इन कॉन्टिनेंट में जितने बिलियन इंसान हैं, वो किसी मिशन के लिए इस दुनिया में आप इसको नेचर कहें, खुदा कहें, कुछ ज़ाहिर है जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो नेचर में कन्वर्ट करते हैं, बट हम तो बिलीवर हैं। तो आपको किसी पर्पस से भेजा है और अगर आप वो पर्पस सर्व नहीं कर रहे देन यू आर गॉन, फिनिश। इसी दुनिया में आपका फैसला हो जाता है, आप फारिग हो जाते हैं। शकील साहब क्विकली ज़रा मुझे आप भी इस पर कमेंट कर दें, क्योंकि आपने ये जो 7 फेलियर्स के बाद वाली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो इंसान का बिलीफ सिस्टम वैसे ही टार्निश हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस पर ज़रा ब्रीफ कमेंट करें, देन मैं फिर आप दोनों से एडवाइस लूँगा कि यूथ को क्या मैसेज देंगे, कैसे वो इन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़े। क्विकली ज़रा आप इस पर मुझे पहले कॉमेंट करें। ये बिल्कुल फेलियर का मेरा तो बिल्कुल कंप्लीटली डेफिनेशन ही डिफरेंट है। वो जो 7 बिजनेसेस फेल हुए, मुझे समझ ये आई कि अल्लाह ताला की ज़ात ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है इंसान को सिखाने के लिए। तो सिखाने के लिए जिस तरह मैं अक्सर एग्जांपल भी देखता हूँ, देखे जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो तीसरे दिन उठ के चलना नहीं शुरू कर देता, उसको कितनी दफ़ा, हज़ारों दफ़ा वो कोशिश करता है, आस्ता आस्ता बैलेंस आता है, कितनी दफ़ा गिरता है। और हमारे जो ग्रोन अप्स हैं उनकी एग्जाम्पल ये है कि हम एक दफ़ा गिरते हैं और कहते हैं कि नहीं तो यार ये तो मसला हो गया, हम नाकाम हो गए। तो ये प्रोसेस का हिस्सा है। अल्लाह ताला की ज़ात छप्पड़ फाड़ के देती है, लेकिन आप फ्रैंक बात करूंगा औकात के मुताबिक देती है। तो ये जो फेलियर्स आते हैं, अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि कुछ सीखो, अपने ज़र्फ को बड़ा करो, बर्तन बड़ा करो, ताकि उसके मुताबिक मैं उसके अंदर डाल सकूं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि देयर इज नो फेलियर, ओनली द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी एफर्ट उसी के मुताबिक चेंज करनी है। ये आप अगर जिंदगी पे इम्प्लीमेंट कर लें तो जिंदगी में फेल नहीं होंगे। और जो भी आपने टारगेट्स बनाए हैं, बड़े से बड़ा यार टक्कर दें, इलॉन मस्क को टक्कर दें, आप जेफ बेजोस को टक्कर दें, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को टक्कर दें, और हम वो कोशिश भी कर रहे हैं, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। देखिए इलॉन मस्क की आपने मिसाल दी, जेफ बेजोस की मिसाल दी। मैंने इनके ज़ाहिर प्रोफाइल्स, इनकी हिस्ट्री, लाइफ पढ़ता रहा हूँ। मेरा तो काम जर्नलिज्म में यही है, डॉक्यूमेंट्रीज इनके ऊपर देखी है, इनकी लाइफ को पढ़ा है। सो ये दोनों भी उन्हीं शख्सियात की आप बात कर रहे हैं जिनको बड़े बड़े फेलियर्स का सामना रहा, और इनके आइडियाज़ तो सिर्फ आइडियाज़ नहीं थे, बल्कि इनको लोग पागल और दीवाना डिक्लेयर कर चुके थे कि इनके मेंटली सिक हैं, ये रिटार्डेड हैं, इनका कोई आइडिया फ्लॉड आइडियाज़ हैं, ये कैसे हो सकता है। अगर जेफ की आप बात करें, जब वो
ऑनलाइन बुक्स का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे अमेज़ॉन का। सो उस वक्त उन पर क्या बीती, किस तरह एक सिस्टमेटिक तरीके से जो लाइब्रेरीज थी या बुक शॉप्स थी उन्होंने उनको किस तरह डिनाई किया, चैलेंज किया, पूरे सिस्टम ने उन्हें चैलेंज किया। और ईलॉन को तो वो कहते हैं कि अपनों ने हमें जगह जगह पे धोखे दिए, तो पता चला कि हुआ क्या। एनीवेज, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुलेमान साहब, पाकिस्तान के हालात, इकॉनमी, पाकिस्तान का नौजवान अगर मायूस होता है, क्या होना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं होना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे रिलीजन का हिस्सा है मायूसी, गुनाह है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने आगे बढ़ना है, सबसे पहले तो माइंडसेट अब अडॉप्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है तो वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप एक किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और आप इकट्ठी 3-3, 4-4 सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपने गिरना ही है। ठीक है। तो अगर आप एक स्टेप कर करके चढ़ेंगे, जब आप प्रो बन जाएंगे ना, फिर आप 4-4 सीढ़ियाँ इकट्ठी क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मैं बरतानिया के हवाले से बात करना चाहूँगा। रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रेंड कि बहुत ज़्यादा लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, अपने एसेट्स को बेच के फैमिलीज़ के साथ वर्क परमिट पर यहाँ मूव हो रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए 2-2, 3-3 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया लोगों ने खर्चा है इधर आने के लिए, और यहाँ पर आकर यकीन करें उनके हालात बहुत ख़राब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बरतानिया एक बहुत एक्सपेंसिव मुल्क है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई देख रहा है यूके इस वक्त, पिछले 3 साल से 4 साल से। वो जी, और लिविंग क्राइसिस भी चल रहे हैं यहाँ पे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, रिहाइशों का प्रॉब्लम है, लोगों को घर नहीं मिल रहे। तो क्या कर रहे हैं लोग? 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का पाकिस्तान में कारोबार, अच्छा कारोबार किया जा सकता है। तो ग्रोथ के लिए देखिए, हमारे साथ एग्जाम्पल नहीं अटैच हो सकती। एक तो बहुत अरसा पहले आए थे, दूसरा ये था कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जिसके पास कुछ पैसे हैं ना, अगर वो मेहनत के लिए तैयार है तो शायद अपने मुल्क से आगे कुछ भी नहीं। और जितनी बड़ा मार्केट साइज पाकिस्तान का है, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को उठा के बनाना शुरू कर दें, किसी भी एक चीज़ के लिए आगे बढ़ना शुरू करें, आपको उसी में इतना प्रॉफिट, इतनी ग्रोथ मिल सकती है जो कि बरतानिया में शायद आप 5 से 10 साल रह के भी वो ग्रोथ नहीं करेंगे। बरतानिया में मेजोरिटी ऑफ द माइग्रेंट्स लिव हैंड टू माउथ। सिर्फ वो शायद पासपोर्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम मिल जाएगा फिर कुछ कर लेंगे, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर ट्रेंड, स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। फैमिलीज़ जो वर्क परमिट पर आई हैं पिछले 2-3 सालों में 2-3 लाख के करीब फैमिलीज़ यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज़ अपने फोकस करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास 10, 20, 50 लाख रुपया है तो शर्म ना करें, किसी भी काम से शुरू करें। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आज भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास 1-2-3 करोड़ पड़े तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके के, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन भी देख रहा है वहाँ पर बहुत सारे। अब तो मैं खैर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्राइम का इशू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोग समझते नहीं हैं, जो यहाँ रहते हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ क्या ज़िंदगी, और फिर जाकर प्रदेश में परेशान होते हैं। मैं ज़रा क्विकली चाहता हूँ आप ज़रा मुझे ब्रीफ बताइए, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपने इंटरनेशनल यूके के भी या हॉलीवुड के या बॉलीवुड के जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं आपके हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आपके साथ आए, कौन बड़े नाम हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा है और आपने इस बिज़नेस के थ्रू ये अचीव किया, ये माइलस्टोन कि आप उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकें और उनको जो है वो सर्विसेज दे सकें? गो अहेड। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा काम करते, तो शाहरुख खान के साथ मैंने कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ काम करने का। उनके बेटे की आर्यन की मैंने बर्थडे भी ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और गौरी खान, करण जौहर, इस तरह की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ अक्सर हमारा इंटरेक्शन चलता रहता है। अभी रिसेंटली हमने हाउसफुल 4 एक मूवी थी, उसके लिए भी इवेंट किया था। अक्षय कुमार, इन सब के साथ मेरी हो चुकी है इंटरेक्शन। इसके अलावा हॉलीवुड में जेसन स्टैथम मैम, ट्रांसपोर्टर के बहुत बड़े एक अदाकार हैं, शायद आप देख रहे होंगे, इनके साथ है। विल स्मिथ के साथ हमने कई दफ़ा मैंने कंपनी भी की, उनके साथ मिलके कुछ काम करने का भी मौका मिला। और फिर इसके साथ साथ रॉयल फैमिली के लिए, किंग चार्ल्स के लिए भी हम कर चुके हैं। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ज़रिए पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मायरा खान, कुबरा, हमारे साथ मिलके काफ़ी इस तरह के मौके मिलते रहते हैं। पॉलिटिशियंस के साथ, प्राइम मिनिस्टर, रिसेंटली हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए इवेंट होस्ट किया था, जो अभी इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर स्टारमर के लिए, और मैंने लंदन मेयर का देखा है आपका। जी बिल्कुल, इस तरह के हमें मौके मिलते रहते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ मेहनत का नतीजा है जी। बिल्कुल इसको हम
और ग्रांटेड नहीं लेते, हमेशा अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ अपनी बेस्ट सर्विसेज डिलीवर करते हैं, ताकि ना सिर्फ यहाँ पर हमने एज अ केटरर सर्व नहीं करना, हमने याद रखना है हमारा ओरिजिन और हमारी पहचान हमेशा पाकिस्तानी ही रहेगी। जब हम अच्छे एक्शन करेंगे तो हमारे मुल्क को प्रेज मिलेगा, अगर हम बैड करेंगे तो हमारे मुल्क को ऑलरेडी बैड पब्लिसिटी मिली हुई है। राइट। शकील साहब, आपने एक 2030 विजन जो है वो दिया है, वो क्या है, ज़रा उसको एलैबोरेट कीजिएगा, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आप किस तरह कन्विंस करते हैं दुनिया को और फिर खुद पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन हैं उनको। गो अहेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अल्लाह ने इतना दिया है तो अब वो टाइम है, जिस तरह एक मेरा अपना विजन है अपनी लाइफ के लिए कि ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, दूसरा एक बनाया है अपना मुल्क है, अपनी मिट्टी है, उसके लिए विजन 2030। और सिंपल ये है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं नौजवानों की, तो जो हमारा टैलेंट आई बिलीव के दुनिया में नंबर 1 है टैलेंट के लिहाज से देखें, लेकिन शायद अटेंशन या फोकस और चीज़ों पे है अभी। तो इनका फोकस जो है वो काम पे लेके आना, मेहनत पे लेके आना, बड़े टारगेट्स पे लेके आना। सेकेंडली, हमारे बिजनेसेस होते हैं पाकिस्तान भर में जो एक लेवल तक सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लोकल लेवल तक, लेकिन शायद वो नेशनल बन सकें, इंटरनेशनल बन सकें, उन बेचारों को सपोर्ट नहीं मिलती। कभी उनको पैसा चाहिए होता है, कभी उनको स्पोर्ट्स इंटरनेशनल टीम चाहिए होती है। तो तीसरा ग्रुप है इन्वेस्टर्स जो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जिसमें अच्छे प्रॉफिट्स उनको मिल सकें। तो इन तीनों ग्रुप्स को हमने इकट्ठा करना, यानी बिजनेस हब्स लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, और कोशिश ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचें। तो इन लोगों के साथ हम मिलकर काम करें, फिर हम अपना पूरे का पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क उनके लिए अवेलेबल करें। तो एक प्रोजेक्ट ये है कि बिजनेस हब्स हों जिसमें नौजवान वो काम सीखे भी और उसके साथ उसको नौकरी भी मिले, बिजनेस ग्रो कर सकें, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकें, अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में लेके जा सकें, और इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट्स भी मिले, ताकि लोकल इकॉनमी ग्रो हो और ये सारा ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इस पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर पड़ेगा। दूसरा जो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्री से वो आते हैं, 2 चीज़ों से बड़े इंप्रेस होते हैं। एक मेहमान नवाजी अपनी पाकिस्तानियों की, और दूसरा वो कहते हैं कि जो हमारे ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जाते हैं ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस पर हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कि वहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है, तो हम ये मरी से स्टेप ले रहे हैं, मरी से लेके फिर तमाम जो शुमाली इलाका जात हैं उनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी अकोमोडेशंस बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, कि जहां लोग आ सके। तो करना क्या, हमने एक साइड पे पूरी कैंपेन है कि हम पाकिस्तान का ये वाला चेहरा, यानी नेगेटिव तो सारी दुनिया दिखाती रहती है, पॉजिटिव पाकिस्तान के लोग कितने खूबसूरत हैं, दिल के लिहाज से मेहमान नवाज हैं, और हमारी खूबसूरती मुल्क की ये हाईलाइट भी करें और टूरिज्म को बढ़ाएं। और उसमें हमारी ये कोशिश है, मीर ग्रुप और सारे हमारे पार्टनर्स कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे टूरिज्म के सेक्टर में। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि एक तरफ हम नौजवानों को कम्प्लीटली फ्री तालीम भी देंगे, और मेरा टारगेट है कि 10 मिलियन नौजवानों को 2030 तक हमने सिखाना और कोशिश करनी है कि वो अपने पैरों पर खड़े। साथ साथ ये टूरिज्म को इस पे बस एक मिशन पकड़ लिया है कि इसको पूरी दुनिया को दिखाना भी है, और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हम खुद भी कर रहे हैं और बाहर से भी लेके आए। तो ओवरऑल एक तो आप जब साथ मिलाते हैं तो ये बनती है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जब इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो आई एम होपिंग कि एक कतरा जब बारिश का अकेला समझता कुछ नहीं, तो वो जब गिर जाता है तो बाकी भी कोशिश करते हैं, तो वी कैन चेंज दिस कंट्री इन अ बिग वे। राइट। आप सुन रहे थे, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले अपनी ज़िंदगी बनाई है, अपनी ज़िंदगी के साथ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बनाई है। सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं ये, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास सर्वाइवल का, वो कहते हैं जिस वक्त हम उन कंट्रीज़ में गए तो इशू था, और अपने लिए भी इशू था सर्वाइवल का, और जॉब्स की हैं, और जॉब्स के बाद अपना विजन स्ट्रांग रखा, क्लैरिटी ऑफ माइंड था, माइंडसेट क्लियर था कि मुझे हमें यहाँ जाना है, सक्सेसफुल बनना है कम वॉट में। और उनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, और इन्होंने अपने साथ साथ हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ इस्टेब्लिश की। और ऐसे हमारे कई नौजवान, हमारी यूथ ऐसी है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम कमाया है, पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाई है। सो वर्ल्ड स्किल डे है, नौजवानों के लिए यही मैसेज कि हार्ड वर्क और फेलियर, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप हार्ड वर्क करेंगे, फेलियर भी होगा, लेकिन सक्सेस ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप गिव अप कर जाएंगे तो आपके पास कुछ भी हो, चाहे आप बिलियनर भी हों, अपनी फैमिली इनहेरिटेंस भी हो, तो वो तमाम चीज़ें आप ज़ाया कर देंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे, सियासत का माहौल कहाँ पर है डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। 5 अगस्त को इमरान खान की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन उस ऐलान को
बाईपास कर दिया, वीटो कर दिया ना वे अली अमीन गंडापुर ने अपना 3 महीने का एक पैकेज प्लान देके, जिससे पार्टी आधी इत्तेफाक कर रही है, आधी इख्तलाफ कर रही है। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, पीटीआई के अंदर इशूज़ क्या हैं, अंदरूनी इख्तलाफात और लड़ाइयाँ ट्विटर के ऊपर भी नज़र आ रही हैं और बयानात की सूरत में भी नज़र आ रही हैं। तो एहतजाज का क्या होना है, क्या नहीं होना, एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। तमाम मामला पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर रऊफ़ हसन साहब मौजूद होंगे। रऊफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन अली अमीन ने 90 दिन की डेडलाइन दे दी। ये 90 दिन कहाँ से आ गए? थैंक यू जी। खान साहब की जो डेडलाइन है वो थी 5 अगस्त की, और वही डेडलाइन है 5 अगस्त की। उन्होंने कहा था कि ये जब हमारा एहतजाजी तहरीक शुरू होगी तो ये 5 अगस्त तक अपने नुक्ताए अरूज तक पहुंचेगा और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। अली अमीन साहब की जो स्टेटमेंट है कल से कोट की जा रही है, वो उन्होंने कोई इस तारीख को बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि आगे हम डिसाइड करेंगे, और एक कुछ दिनों में 90 डेज का उन्होंने जिक्र किया है कि जी हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में इस मुल्क में रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सो वो 2 डिफरेंट चीजें हैं जिनको कि आपस में मिक्स किया जा रहा है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ लें, देख लें, तो मेरे भाई क्लैरिटी आ जाएगी आपको। हमारी डेडलाइन नुक्ताए अरूज तक पहुंचाने के लिए 5 अगस्त थी और 5 अगस्त थी। क्या अली अमीन ने ये खुद से ऐलान किया है या पार्टी के किसी फोरम पर ऐसी कोई बात डिस्कस हुई है? मेरे भाई, जैसे कि मैंने अर्ज किया आपके पहले सवाल के जवाब में, 5 अगस्त की डेडलाइन थी, 5 अगस्त की डेडलाइन है। और जहां तक 90 डेज की बात है, तो इस सिलसिले में किसी स्टेज के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर, किसी हमारे ग्रुप में डिस्कशन नहीं हुई। और ये मैंने जैसे कि इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि जी हम उसके बाद फैसला करेंगे कि हम सियासत में रहें भी कि ना रहें, क्योंकि हर रास्ता जो हमारे लिए बंद किया जा रहा है। जो तहरीक की डेडलाइन है उसमें बिल्कुल सब लोग सही कह रहे हैं, अमजद साहब भी सही कह रहे हैं, अलीमा बीबी भी ठीक कह रही हैं, बाकी भी जो पार्टी के लोग हैं वो भी, उनको भी यही पता है कि 5 अगस्त ही है। और उसमें अगर 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 उसने चेंज होना है तो वो चेंज भी सिर्फ खान साहब ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये उनकी दी हुई तारीख है, इसमें ABC XYZ आए और somebody else कोई प्रेरोगेटिव नहीं है हमारे पास कि हम इसको आगे पीछे करें। अभी तक एहतजाज का शेड्यूल सामने नहीं आया जी। हम चूंकि पास्ट का एक एक्सपीरियंस हमें हो चुका हुआ है, माजी का, ये कि हुकूमत किस तरह से जुल्म जबर और फस्तायत का मुजाहरा करती है, इसलिए एक हमने कॉन्शियस फैसला किया है कि हम जो अपने इवेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनका एडवांस में कोई ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन हम चूंकि ग्रास रूट्स लेवल की तहरीक है, इसलिए वहाँ अपने अपने इलाकों में, अपने अपने यूसीज में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो तहरीक जो है वो एक्टिवेट हो चुकी हुई है। लाहौर में भी आपने देखा है, बाकी इलाकों में भी देखा है, कराची में भी देखा है, KP में भी आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी जलसे जुलूस जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर वो शुरू हो चुके हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मोबाइल होंगे अपवर्ड्स, और फिर ये एक कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेंगे। आलिया हमजा के साथ पार्टी की क़यादत का क्या मसला चल रहा है? लाहौर की तकरीब में हमने देखा कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र को नहीं बुलाया गया। शेख वकास की एक ऑडियो जो लीक हुई है उसको किस तरह देखते हैं आप, मुबैना तौर पर जो ऑडियो सामने आई? देखिए, आलिया हमजा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, और मेरा ख्याल है कि जी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में उनका शरीक होना लाजमी है और उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन जो दूसरी जो साइड है वो ये है कि चूंकि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की एक्टिविटी थी, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की एक्टिविटी थी, इसमें अवाम और नास को शरीक कार नहीं किया गया था, इसलिए, और ये इसका जो फैसला भी KP में हुआ है, तो उन्होंने फिर ये ओवरसाइट कह लीजिए या कोई फैसला देख लीजिए कि जी हमें किसी नॉन पार्लियामेंटेरियन को हम इसमें शिरकत नहीं कराएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई कंफ्यूजन की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन बड़ी क्लियर बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। आलिया हमजा साहिबा को किसी भी पॉलिटिकल तारीख में जो कि उनके डोमेन में हो, विच इज पंजाब, उनको ऑन बोर्ड लेना वो मेरा ख्याल है मुनासिब था और लेना चाहिए था। बट इस तरह तो सलमान अकरम राजा साहब भी पार्लियामेंटेरियन नहीं है, फिर वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हुए थे? वो चूंकि सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो, लेकिन रात के खाने में वो शरीक नहीं थे, वहां नहीं थे वो। लेकिन वो चूंकि सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, इसलिए उनको कहा गया था कि जी आप जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जरूर बैठिए, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वहां बैठे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की गवर्नर KP और परवेज खटक से मुलाकातें हुई हैं, क्या पार्टी में KP हुकूमत की तब्दीली से मुताल्लिक कोई खतरा महसूस किया जा रहा है? मौलाना साहब मिलते रहते हैं, मौलाना साहब कभी इधर का झुकाव होता है, कभी उधर का होता है, वो अपने इंटरेस्ट की रखवाली करते हैं, बड़े जेलसली अपने इंटरेस्ट की रखवाली करते हैं मेरे भाई। तो
आजकल मेरा ख्याल वो फील करते हैं कि शायद उनको एक आधी सीट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आजकल उनकी तरफ झुकाव हुआ है। आपके सवाल के जवाब में हमें किसी किस्म का कोई खतरा ना महसूस हुआ है, ना महसूस होगा। हमारे पास हमारे लोग हैं, बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। और मैं तो कहता हूँ उन तमाम लोगों से जो कि धमकी दे रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे वगैरह 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 वगैरह, तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि जी इंतजार किस चीज का है, आज ही मूव करें, कल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? करके देख लीजिए, वो भी अपनी ताले आजमाई करके देख लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमारे केपी के लोग हमारे साथ हैं, हुकूमत कंफर्टेबली जो अपना काम कर रही है और करती रहेगी। कासिम और सुलेमान वाला क्या मामला है? पाकिस्तान आने का उनका क्या स्टेटस है? क्योंकि खबरें अब कुछ गर्दिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान शायद नहीं आएंगे। भाई मेरी इत्तला जो है वो ये है कि वो आ रहे हैं। पहले अमेरिका जाना है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आना है, और वो खान साहब की रिहाई की जो मूवमेंट है उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। ये आखिरी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो यही है। मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ से पता चला है कि वो नहीं आ रहे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी खासकर ये जो सोशल मीडिया में जो स्पेकुलेशन है वो इस हद तक पड़ी है कि इंसान बेजार हो चुका हुआ है बिल्कुल। तो वो बेपर की उड़ा देते हैं, कोई उसकी क्रेडिबल बेस नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं होती है, बस उड़ा दी, जो चलता है बिकता है, जहां से माल बनता है वो बना लीजिए। तो ये चूंकि हमारी 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 जो कल्चर में अनफॉर्चुनेटली एथिक्स का फुकदान हो चुका हुआ है, किरदार का फुकदान हो चुका हुआ है, इसलिए ये तमाम मसाइल, वैसे तो दुनिया भर में ये फैला हुआ है, सोशल मीडिया का जो है एक है ये जो रवैया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा एक्सेंचुएट होया हुआ है। तो मुझे तो भाई, मैं तो बैठा हूँ यहाँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी इतला नहीं है जिसमें कि ये कहा गया हो कि उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की तब्दीली की है। सो मैं तो उम्मीद करता हूँ पूरी कि जी वो आएंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू कर रहे थे। आपने PTI के अंदरूनी हालात सुने, जाने कि इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है और एहतजाज के जो मिक्स सिग्नल्स हैं उसका क्या नतीजा जो है वो निकलना है। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि पार्टी जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, ऐसे और कौन कौन से फैसले हैं जो करने हैं जिसमें उनके यहाँ तकसीम दिखाई देगी। रऊफ हसन साहब बात कर रहे थे। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।